जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? यकीनन आप ठीक होंगे। और जो इंडिया और पाकिस्तान की जो झड़पें हो रही हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न भी हो गया। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन जो सूरत हाल है ज़ाहिर है डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग है। आप कभी खुश होते होंगे, कभी उदास होते होंगे, कभी आप खौफजदा हो जाते होंगे। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि जो ट्रू इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाई जाए। उसमें बाज़ औक़ात कुछ कमी हो जाती है, बाज़ औक़ात कुछ इजाफा हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन गलत होती है। इंफॉर्मेशन जानबूझ के मुकम्मल तौर पे आपके सामने पेश नहीं की जाती, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारा चैनल जो है वो बहुत सारी जगहों पे सुना जाता है। हो सकता है इंडिया के अंदर भी सुना जाता हो। तो अगर हम ट्रू इंफॉर्मेशन दे देंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देंगे, तो उसको दुश्मन इस्तेमाल कर सकता है। लिहाजा थोड़ा बहुत आगे पीछे हमें करना पड़ता है। इसको आप यकीनन इसको आप अंदाजा कर सकते होंगे कि कैसे और क्या मजबूरी है हमारी। बहरहाल जो पिछले 24 घंटे वो बहुत ज्यादा अहम थे, और इन 24 घंटों के अंदर जो जो कुछ हुआ वो आपके सामने रखेंगे। थोड़ा सा वीलॉग लंबा होगा, लेकिन पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय छावनी यानी भारत के एक कंटोनमेंट की बिजली उड़ा दी। ये एक ऐसी खबर है जो इंडिया के अंदर इस वक्त तहलका मचा रही है, और सब एक दूसरे की तरफ परेशानी से देख रहे हैं। पूरा शहर सरप्राइज था, और सब ने कहना शुरू कर दिया था पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान आ गया। ये कौन सी छावनी थी, कैसे बिजली बंद हुई, और क्यों लोग अपने घरों की छतों पर चढ़ के ये कहना शुरू हो गए थे पाकिस्तान आया, पाकिस्तान आया। पूरी डिटेल आपको इस वीलॉग में बताई जाएगी। और इंडिया के एक इंतहाई अहम कोर कमांडर गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी कैसे हुई, क्यों हुई, क्या जुर्म था इसका, और इस जंग के दरमियान इसकी गिरफ्तारी क्या तुक बनता है इसका, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इंडिया के एक मशहूर अदाकार पहलगाम वाकये का जिम्मेदार करार पा गया है। लोगों ने कहा कि ये वो शख्स है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। वो अदाकार क्या, कौन है, और उसने क्या ऐसा जुर्म किया कि जिसकी वजह से लोग उसके पीछे लग गए, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और सिर्फ लोग नहीं, बल्कि पुलिस और अदालत भी उसके पीछे लग गई है। क्या हुआ ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और पाक फौज ने एक और मिसाइल आज लॉन्च कर दी है, और ये एक्स इंडस जो है, जो हमारी सीरीज है, उसका एक दूसरा मिसाइल है, जिस मिसाइल ने साबित कर दिया है कि अगर इंडिया ने ज्यादा छेड़छाड़ की तो हमारे पास एक्सरसाइज इंडस के रेफरेंस से बहुत कुछ मटेरियल है, और हम इंडिया को टफ टाइम देंगे। तो एक्स इंडस जो है ये बेसिकली एक्सरसाइज इंडस है, जो पाकिस्तान ये साबित कर रहा है, इंडिया को बता रहा है कि अगर इंडस को छेड़ा ना तुमने तो हमारे पास बहुत कुछ है, और इस बहुत कुछ के जरिए हम आपको उड़ा देंगे। ये भी आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। फिर राफेल तैयारों की कम्युनिकेशन 29 और 30 अप्रैल की रात है कैसे बंद की गई थी, कितनी देर बंद हुई थी, अब पूरी तफसील के साथ आज आपको बताएंगे। और उसकी वजह यह है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा इसहाक डार साहब ने तस्लीम कर लिया है कि 29 और 30 की रात यहाँ पर छेड़छाड़ हो रही थी, और उसके बाद जो राफेल तैयारे आए थे फिर उन्हें एमरजेंसी में अमृतसर जाके लैंडिंग करनी पड़ गई। और वो क्योंकि डिटेल अब गवर्नमेंट ने मान लिया है, ये गवर्नमेंट ने क्लेम कर दिया, तो उसमें से कुछ नई चीजें हैं जो हमने इतने अरसे से होल्ड की हुई थी, जो अब हम आपके सामने रखेंगे। और इंडिया की अब सूरत हाल क्या है इस मामले में, ये भी आपको बताया जाएगा। इसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी जनरल आसिम मनीर की तारीफ पे मजबूर हो गया, और उसने कहा कि जनरल आसिम मनीर ने अपनी क़यादत का सबूत दे दिया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर जो स्टोरी है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और जो 9 मई का वाकया हुआ था पाकिस्तान के अंदर, उसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल को भी सजा हुई। ये लेफ्टिनेंट जनरल साहब कौन थे, क्या इन्होंने जुर्म किया था, क्यों सजा हुई, और इनके साथ साथ एक ब्रिगेडियर और एक कर्नल को भी सजा हुई। 14 ऐसे ऑफिसर्स थे जिनकी प्रमोशन रुक गई है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इंडिया ने पाकिस्तान का मजीद पानी बंद कर दिया है। अब ये पानी की जो जंग है ये कब तक चलती रहेगी, और क्या इंडिया वाकई पाकिस्तान का पानी होल्ड कर सकेगा, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इंडिया का $267 लाख का नुकसान हो चुका है। ये क्यों नुकसान हुआ, पूरी डिटेल आपको इसी व्लॉग में पता लगेगी। और इंडिया ने राफेल तैयारे जो उनके साथ लीमू बांधने शुरू कर दिए हैं, और ये दुनिया का पहला तैयारा होगा जिसे नजरे बस से बचाने के लिए लीमू बांधे जा रहे हैं। उसके साथ साथ मेरा ख्याल जूते भी बांध लिए जाएं, मिर्चें भी बांध ली जाएं, तो उससे हो सकता है ये तैयारे काम करना शुरू करते हैं। ये लीमू कौन बांध रहा है ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का मुकदमा, ये आज जो हमारी अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसका जो आइनी बेंच है उसने आज केस कंक्लूड कर दिया और फैसला महफूज कर लिया। ये फैसला कब तक आएगा ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और कल पाकिस्तान ने नीलम में ब्लैकआउट कर दिया था। ये ब्लैकआउट क्यों किया गया, और कल की रात क्यों सेंसिटिव थी, इस रात क्या क्या होता रहा, पूरी डिटेल के साथ आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी ना किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है, आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। सबसे पहले छोटी छोटी खबरें उनकी तरफ आते हैं जनाब। पाकिस्तान में आज 7 रुकनी बेंच जो आईनी बेंच है उसकी हेयरिंग थी, और मुकदमा था मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के मुकदमात
और आज आखिरी हेयरिंग थी, समाअत थी। तो आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया कि जब 9 मई का वाक़या हुआ तो उसके अंदर 3 आला ऑफिसर्स पाकिस्तान के, उनको पेंशन और मराद के बगैर रिटायर कर दिया गया था और अब उनके पास कोई टाइटल नहीं है, कोई मराद नहीं है और कोई पेंशन नहीं है, और ये बहुत बड़ी सज़ा होती है फ़ौज के अंदर। और जब उनसे डिटेल पूछी गई अटॉर्नी जनरल से, मंसूर अवान साहब से, तो उन्होंने कहा कि एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, एक ब्रिगेडियर थे और एक कर्नल थे, और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि 14 और ऑफिसर्स थे जिनकी प्रमोशन रुक गई है, अब वो मजीद आगे प्रमोट नहीं हो सकते, तो उनका कैरियर खत्म हो गया। तो उनसे पूछा गया, जज साहब ने पूछा, जो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने, जो इस बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने पूछा कि इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा क्यों नहीं बना। तो जस्टिस मंसूर ने, माजर चाहता हूँ, जस्टिस मंसूर ने, मंसूर अवान साहब ने, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने जवाब दिया कि इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था। इनका जुर्म सिर्फ इतना था कि इन्होंने जो पाकिस्तान के असासे हैं या कोर कमांडर का हाउस है उसकी हिफाजत नहीं की, और हिफाजत अगर ना की तो इधर ड्यूटी के अंदर इनका प्रॉब्लम है, और ड्यूटी के अंदर किसी किस्म का इशू होगा तो फिर इसी किस्म की सजा मिलती है। लेकिन अगर ये कुछ जुर्म करते और आगे बढ़ जाते या फिर खुद जो आर्मी की इंस्टॉलेशंस हैं उनको नुकसान पहुंचाते, तो फिर इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा कायम हो सकता था। साथ साथ उन्होंने ये बताया कि 14 और लोग भी हैं जिनकी तरक्की रुक गई है, और ये बहुत बड़ी सजा होती है किसी भी फौज के अंदर, और ये 14 लोग जो है इस वक्त खासे डिप्रेशन में हैं क्योंकि इनका कैरियर तबाह हो गया। तो इसके साथ साथ फिर मंसूर अवान साहब ने पूरी डिटेल भी बताई। अब जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक ये जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं ये कोर कमांडर थे लाहौर के, और इनकी मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कोर कमांडर के हाउस के अंदर दाखिल हुए थे, और ये उनको रोकने में नाकाम हो गए थे। बल्कि इनके जो जूनियर्स थे वो बार बार कह रहे थे सर आप ऑर्डर दें, इनको रोकना चाहिए, लेकिन कोर कमांडर साहब जो थे उन्होंने उनको रोका नहीं था और अपने जूनियर्स को ऑर्डर नहीं दिया था, जिसकी वजह से गेट खुल गए और उसके बाद ये अंदर आ गए और इन्होंने तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी थी। और इसके ऊपर जो जनरल साहब हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जो ज़ाहिर अब रिटायर हो चुके हैं, उनको फारिग कर दिया गया था, सैक कर दिया गया था, अगर आप ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ ये है। और अब उनके पास ना कोई पेंशन है ना कोई मराद है, और वो इंतहाई डिप्रेशन के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उनके साथ जो ब्रिगेडियर थे, और वो ये ब्रिगेडियर पे ब्रिगेड को कमांड कर रहे थे, और इन्होंने कोर कमांडर हाउस की हिफाजत करनी थी, कंटोनमेंट की हिफाजत करनी थी, लेकिन ये क्योंकि खामोश रहे थे और ऑर्डर का इंतजार करते रहे थे, इन्हें भी फारिग कर दिया। अगर उनके साथ जो कर्नल साहब थे जिनकी ड्यूटी थी कि उन्होंने भी हिफाजत करनी थी और आगे बढ़ना था, जिनके पास ज़ाहिर यूनिट थी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया था, वो भी खामोशी से देखते रहे, उस वजह से उनको भी फारिग किया गया। इन दोनों ऑफिसर्स ने, ब्रिगेडियर्स ने और कर्नल ने, जब इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी तो इन्होंने कहा कि हमें कोर कमांडर ने ऑर्डर नहीं दिया था। तो इनसे कहा गया था कि जनाब आप देख नहीं रहे थे, अगर ऊपर से कोर कमांडर का ऑर्डर नहीं आया था तो आपको चाहिए था कि आप अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए हजूम को रोकते या उनके साथ निगोशिएट करते, उनको पीछे हटाते। आप तमाशा देखते रहे और आप इस ऑर्डर के पीछे छुपते रहे क्योंकि हमें, क्योंकि कोर कमांडर ने ऑर्डर नहीं दिया था, इसलिए हम खामोश रहे। और इसके साथ साथ 14 दूसरे ऑफिसर्स भी हैं जिनके ज़ाहिर बेचारों का कैरियर ख़त्म हो गया और वो भी तमाशा देखते रहे थे, और उन सब का ख्याल भी यही था कि जब तक हमें कोर कमांडर की तरफ से ऑर्डर नहीं आता या फिर GHQ की तरफ से ऑर्डर नहीं आता उस वक्त तक हम खामोश रहेंगे। उन सब का कैरियर भी इस सारे मामले में गया। तो जनाब आज फैसला मुकम्मल हो गया, आज समाअत मुकम्मल हो गई और फैसला महफूज हो गया, और आईनी बेंच की तरफ से ये अंदिया दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसका ऑर्डर आ जाएगा। मुझे लगता है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन का केस जो है उसे चलाने की इजाज़त दे दी जाएगी, जिसके बाद 2 साल ये मामला लटकता रहा है और इस लटके हुए मामले को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरफ किनारे लगा दिया जाएगा। बड़े अफसोस की बात है कि कहा जाता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ इससे पहले, लेकिन ऐसा खौफनाक वाक़या जो है वो भी 2 साल से लटका हुआ है। दूसरी बरसी 9 मई की आ चुकी है, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि जो मुजरिम है उनका जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा या नहीं चलेगा, या उनको क्या सज़ा दी जा सकती है। तो ये अलमिया है हमारे इंसाफ के निज़ाम का, और ये अलमिया साबित करता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर बड़े बड़े वाक़यात भी हो जाएं तब भी स्टेट जो है वो तमाशा ही देखती रह जाती है, या अदालतें तमाशा ही देखती रह जाती हैं, या वकला इंसाफ के रास्ते में रुकावटें खड़ी करते रहते हैं। तो ये बड़ी तकलीफ सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है। इसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज एक स्टोरी दी है, और ये स्टोरी जनरल आसिम मुनीर साहब से रिलेटेड है, आर्मी चीफ से रिलेटेड है। उन्होंने कहा कि ये जो 22 अप्रैल का वाक़या हुआ है पहलगाम का, उसके बाद इन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा किया है, और साथ ये जिक्र भी किया कि टैंक पे चढ़ के जब उन्होंने खिताब किया तो वो बाहर आ गए हैं, और उससे पहले 2 साल या 2.5 साल जो जनरल आसिम मुनीर साहब थे बैक बर्नर पे रहे, बिल्कुल पीछे रहे, पसे पर्दा रहे, और पसे पर्दा बैठ के वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों से बात करते थे, और उसकी भी खबरें लॉन्च नहीं की जाती थी या खबर नहीं दी जाती थी। लेकिन जो ही पाकिस्तान का इशू बना और पाकिस्तान को किसी ने ललकारने की कोशिश की तो उसके बाद फौरी तौर पे ये फ्रंट पे आए
और इन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतें तस्लीम करवा ली। इन्होंने दुनिया को बताया कि मैं किस कदर तगड़ा आदमी हूँ, मेरे नर्व्स कितने मजबूत हैं और पूरी कौम मेरे साथ खड़ी है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स का ये कंक्लूजन था कि इस सारे फेज़ के अंदर अगर किसी शख्स ने गेन किया है तो उसका नाम जनरल आसिम मनीर है, और उन्होंने हर चीज़ को कंट्रोल करके ये साबित कर दिया है कि हम कमज़ोर नहीं हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से ये गवाही आ जाना इस वक्त मेरा ख्याल है बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की और पाक आर्मी के और उसके साथ साथ आर्मी चीफ की। तो अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जनरल आसिम मनीर साहब के इख्तियारात में भी इजाफा हो जाएगा, इनकी मकबूलियत में भी इजाफा हो जाएगा, और साथ साथ जो इनका हौसला है वो पूरे पाकिस्तान को एक हौसले में परो लेगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तस्बीह के दाने होते हैं, सब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, और ये बहुत बड़ा एतराफ़ है जनरल आसिम मनीर साहब के लिए। और मेरी दुआ है कि ये सिलसिला आगे चलता रहे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फॉल्ट लाइन इतनी ज़्यादा है और डिवाइड इतनी ज़्यादा है कि इस डिवाइड का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। कोई एक लीडर होना चाहिए, कोई एक पर्सनालिटी होनी चाहिए जिसके सामने सारे लोग इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर फिर इस पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो अगर जनरल आसिम मनीर साहब लीड करते हैं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और बहुत बड़ा मरहला होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमें इस वक्त एक ऐसा आदमी चाहिए जो सब लोगों को छतरी के नीचे लेके आए और उसके बाद आइन के ऊपर सब लोगों से उसकी जमानत भी ले आइन की, और उसके ऊपर सबको काम करने पे मजबूर भी करे, तभी पाकिस्तान इस बहरान से निकल सकेगा। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से जो गवाही है इसका भी मेरा ख्याल है हमें पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाना चाहिए और एक दूसरे को इसके ऊपर मुबारकबाद भी देनी चाहिए और यह सिलसिला आगे बढ़ता रहना चाहिए। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो आबी जारहियत है उसके अंदर मुसलसल इजाफा कर दिया। बंगलियार डैम के दरवाजे बंद कर दिए गए, स्पिल वेज बंद कर दिए गए, और उसके साथ साथ अब सलाल डैम है, दूसरा डैम है, ये भी दरिया चनाब के ऊपर डैम बनाया गया और उसके तमाम स्पिल्स वे जो हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर चनाब रिवर के अंदर भी पानी कम हो गया है, और पानी की जो मिकदार है उसके बारे में कहा जाता है कि जो टोटल इसका पानी जो रिलीज़ हो रहा था वो 29,300 क्यूसिक फुट था, लेकिन अब वो कम हो के 5,300 क्यूसिक रह गया है, और ये बहुत बड़ी कमी है। और साथ साथ एक फिगर ये भी दी गई है वाटा की तरफ से कि 2 दिन में 35,600 क्यूसिक की कमी आई है, जो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी। साथ आदित्य राज कोल हैं, आदित्य राज कोल, ये आप यकीनन इनको जानते होंगे, रा के ये एजेंट हैं और इनका एक पेज है और ये हमेशा इस टाइप के इंकशाफात करते रहते हैं जो रा की पॉलिसी है। इनकी एक ट्वीट आई है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि सलाल डैम जो है उससे भी पानी बंद हो गया पाकिस्तान का, चनाब का, और आने वाले दिनों में हम मज़ीद पाकिस्तान के लिए मसाइल में इजाफा करते जाएंगे। तो इंडिया मेरा ख्याल है कि जो आबी जारहियत है उससे बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान भी बार बार कह रहा है कि भाई एक बूंद पानी की नहीं छोड़ेंगे हम। अब ये अगर जंग कन्वेंशनल वार से वाटर वॉर की तरफ चली जाती है तो मुझे लगता है कि ये भी बड़ी ख़तरनाक होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि वो तमाम दरिया जो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं उनके ऊपर जो बने हुए डैम है पाकिस्तान ने वो उड़ा देने हैं, क्योंकि पाकिस्तान ज़ाहिर है ना ड्राई होना चाहता है, ना कहत का शिकार होना चाहता है, ना ही इकनॉमिकली किसी क्राइसिस का शिकार होना चाहता है। तो पाकिस्तान बड़ा कमिटेड है। आज भी इसहाक डार साहब ने एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि एक बूंद पानी नहीं छोड़ेंगे। आज आर्मी चीफ भी बलोचिस्तान के लोगों के साथ उनकी मुलाकात थी और वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही है, बलोचिस्तान कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा कि जनाब पानी वाला मामला भूल जाएँ कि हम इंडिया को इजाज़त देंगे कि वो हमारा पानी बंद कर ले, या पाकिस्तान की जो सलामती है उसके ऊपर किसी को इजाज़त देंगे कि वो उसके ऊपर हरफ लेके आए। हम इस बात पे कमिटेड हैं, हम अपना हक 1% भी नहीं छोड़ेंगे। ये बिल्कुल गलत फहमी इंडिया को कि हम किसी जगह पे मार खा जाएंगे। तो पाकिस्तान अपनी पॉलिसी का बार बार इज़हार कर रहा है, और इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने फैसला किया हुआ है कि आने वाले दिनों में अगर ये सूरत ठीक नहीं होती, दरमियान में कुछ लोग नहीं या दरमियान में कोई मुल्क नहीं आता, तो पाकिस्तान खुद ये फैसला करेगा, अपना हक खुद लेगा, और इस हक लेने के प्रोसेस के अंदर अगर पाकिस्तान को कोई बड़ी जंग लड़नी पड़ी तो पाकिस्तान इससे भी पास नहीं आएगा, क्योंकि अगर हमारी सलामती का इशू है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीछे हटेगा। इसके साथ साथ आज 2 और खबरें हैं। तुर्की का जो बहरी जहाज़ है वो कराची आ गया है, और ये पाकिस्तान के साथ उन्होंने इज़हार मोहब्बत की है, पाकिस्तान को ये बताया है, बल्कि दुनिया को ये मैसेज दिया है कि पाकिस्तान हमारा भाई है, और अगर उसके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आएगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे। तो ये जंगी बहरी जहाज़ है, बहरिया का जहाज़ है, जो इस वक्त कराची के समुद्रों के अंदर है, और ये पाक तुर्क दोस्ती का बहुत बड़ा सबूत है, और साथ साथ इसके ऊपर लिखा हुआ है पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद। तो ये टर्की की तरफ से भी बहुत एक पाकिस्तान को एक्सपोर्ट मिली है। चाइना ने सपोर्ट किया इस क्राइसिस में, टर्की ने सपोर्ट किया है, और इसके साथ साथ अब बांग्लादेश की तरफ से भी सपोर्ट मिल रही है। बांग्लादेश के अवाम ने पाकिस्तान के हक में एक रैली निकाली है, जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्रेडिट है। एक तवील अरसे बाद बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का रिलेशन बहुत आइडियल है, और अब बांग्लादेश के अंदर मोदी के खिलाफ नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान की हमायत में नारे लग रहे हैं। उनके रिटायर्ड जनरल्स बार बार ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के ऊपर इंडिया अटैक करता है
तो हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करनी चाहिए, बल्कि वो 7 स्टेट्स यानी 7 स्टेट्स 7 सिस्टर स्टेट्स जो हमारे बॉर्डर के साथ हैं, हमें उनके ऊपर आगे बढ़ के कब्जा कर लेना चाहिए, या फिर चाइना के साथ मिलकर हमें जो इंडिया की चिकन नेक है उसको पकड़ लेना चाहिए। तो ये एक बांग्लादेश की तरफ से भी इस चीज़ का इजहार किया जा रहा है। तो अब अगर आप देख लें तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ, चाइना पाकिस्तान के साथ, टर्की पाकिस्तान के साथ साथ, और श्रीलंका क्योंकि बहुत अरसे से इंडिया के खिलाफ था, अब वहाँ पे भी एक बेदारी की लहर चल रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में किसी वक्त श्रीलंका की तरफ से भी पाकिस्तान से हमदर्दी का इजहार या पाकिस्तान से दोस्ती का इजहार हो सकता है, और अगर ये हो गया तो इंडिया इस पूरे खित्ते के अंदर अपने आप को अकेला महसूस करने पर मजबूर हो जाएगा। आज ब्रिटिश हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म के साथ, और वज़ीर आज़म ने उनको दावत दी है कि जो हम एक कमीशन बनाना चाहते हैं और वो कमीशन पहलगाम वाक़े की तहकीकात करे, तो हम बरतानिया को दावत देते हैं कि आप उस कमीशन का हिस्सा बन जाएं। मेरी इतलात यह है कि बरतानिया इस ऑफर को कबूल कर लेगा, और साथ साथ क्योंकि इराक के वज़ीर ख़ारजा भी इस वक्त पाकिस्तान में आए हुए हैं, मैं माज़रत चाहता हूँ, ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के अंदर, इराक़ची उनका नाम है, तो उस वजह से मेरे मुंह से इराक निकल गया। तो पाकिस्तान के अंदर ईरान के वज़ीर ख़ारजा इस वक्त मौजूद हैं, और उनके साथ भी पाकिस्तान ने यही गुफ्तगू की है कि अगर आप कोई किरदार अदा करना चाहते हो तो हमें कोई इशू नहीं है। तो ईरान ये अब ऑफ़र लेके इंडिया के पास जाएगा और इंडिया को राज़ी करेगा कि जनाब आप हमें सालस तस्लीम कर लें, और हम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सालसी करवाने के लिए तैयार हैं। अब अगर ईरान हो जाता है, चाइना हो जाता है, बांग्लादेश हो जाता है, और उसके साथ साथ बरतानिया हो जाता है, तो ज़ाहिर है सूरत चेंज हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया बांग्लादेश के ऊपर राज़ी होगा, ये चाइना के ऊपर राज़ी होगा, लेकिन ईरान के ऊपर मुझे तवक्को है कि ईरान के ऊपर ये राज़ी हो जाएगा, और ब्रिटिश इंग्लैंड जो है, बरतानिया जो है, उसके ऊपर भी राज़ी हो जाएगा, क्योंकि जो ब्रिटिश हाई कमीशन हैं वो दोनों एक्टिव हैं इस वक्त, दिल्ली के अंदर भी और इस्लामाबाद के अंदर भी। दिल्ली से वो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके साथ राब्ते में है, और जो यहाँ पे हाई कमिश्नर खातून है वो पाकिस्तानी हुकाम के साथ राब्ते में है। तो वहाँ से मैसेज आ रहे हैं, यहाँ से मैसेज आ रहे हैं। लेकिन ये ज़हन में रखें कि जंग का ख़तरा अभी टला नहीं है। वो इसलिए नहीं टला कि आज भी अमेरिकन्स ने और बरतानवी ने और जो इंग्लैंड के ब्रिटिश हैं, उन दोनों ने अपने शहरियों को वार्निंग दी है कि आपने इंडिया और पाकिस्तान नहीं जाना, बल्कि उन्होंने जो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर उनके जो शहरी मौजूद हैं उन सबको कह दिया है कि आप यहाँ से निकल जाएं, यहाँ किसी वक्त भी छेड़छाड़ हो सकती है। और ये बहुत बड़ा सबूत है कि खित्ता जो है उसके अंदर जंग पनप रही है, क्योंकि अगर यहाँ पे अमन हो रहा हो, मामला सेटल हो रहे हो, तो अमेरिका और बरतानिया दोनों अपनी ये वार्निंग वापस ले लेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक टेस्ट होता है, एक लिटमस टेस्ट होता है कि बरतानिया और अमेरिकन क्या सोच रहे हैं। अगर वो अपने शहरियों को रोक रहे हो कि पाकिस्तान नहीं जाना या इंडिया नहीं जाना, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हालात वाकई ख़राब हैं। तो अमेरिका और बरतानिया की तरफ से दोनों तरफ से वार्निंग मुसलसल जारी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जंग के बादल अभी छटे नहीं हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पल रहा है, और ये जो पल रहा है इसका डेफिनेटली आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ निकलेगा और बड़ा बुरा निकलेगा। तो इस वार्निंग को भी ज़हन में रखें। इसके साथ साथ इंडिया से बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने राफेल तैयारे जो उनके साथ लीमू बांध दिए हैं, और लोगों ने मीम बनानी शुरू कर दी है। बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं, तजियाकार हैं, जिन्होंने अपने हाथ में जहाज़ उठा के उसके नीचे नींबू लटके, उन्होंने कहा ये देखें मोदी साहब का जो राफेल तैयारा है वो ये है, और इसको नजर बद से बचाने के लिए लीमू बांधे जा रहे हैं। इंडिया के अंदर याद रखिएगा कि नजर बद को बहुत बड़ा एक एलिमेंट समझा जाता है, और ये समझा जाता है कि बदकिस्मती होती है, जिसको 60-70 भी कहते हैं। ये वो कहते हैं 60-70 होती है, यानी मुश्किल दौर होता है और बुरी नज़र होती है। 60-70 का मतलब ये होता है कि एक ऐसा बुरा वक्त जो 7.5 साल तक चलता है, इसको 60-70 कहते हैं। वैसे इंडियन मैथोलॉजी के अंदर वो कहते हैं कि बुरे से बुरा वक्त जो है ना 2.5 साल का होता है। लेकिन अगर 2.5 साल में वो मामला नहीं टलता और बुरा फेज़ या बुरा वक्त ख़त्म नहीं होता, तो फिर वो 7.5 साल तक चलता है, जिसको फिर 60-70 कहते हैं। तो वो उसको ख़त्म करने के लिए, बुरी नज़र से बचाने के लिए 3-4 काम किए जाते हैं। एक तो लीमू लटकाया जाता है अपने घर के सामने, अपनी दुकान के सामने, और उसका मकसद ये होता है कि जो बुरी नज़र है उसको ये जो लीमू है चूस लेगा। यानी लीमू जो बुरी चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा ख़तरनाक है, और बहुत बड़ा स्पंज है जो बुरी चीज़ों को चूस लेता है। तो इंडियंस का ये तस्वर है। इसके साथ साथ जो मिर्चें उसकी धुनी दी जाती है, मिर्चें जला के ना उसको आगे पीछे, ताकि जो बुरी चीज़ें हैं वो छींके मार मार के वहाँ से चली जाएँ। तो ये भी उनका एक एलिमेंट है। इसके अलावा जो नई चीज़ खरीदते हैं, मर्सिडीज़ खरीद लेंगे, रोल्स रॉयस खरीद लेंगे, और उसके सामने पुराना छितर जो है ना, पुराना जूता वो लटका देंगे, और उनका ख्याल ये है कि इससे नज़र नहीं लगते। तो अब राफेल तैयार है, क्योंकि परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उसके साथ लीमू लटकाने शुरू कर दिए हैं। अब ये ज़हन में रखें, राफेल तैयारों की एक बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड ये है कि 2019 में जब उनके तैयारे, रूसी तैयारे थे, वो ज़ाहिर मार खा गए और अभिनंदन गिरफ्तार हो गया। तो उस वक्त एयरफोर्स ने कहा था कि जनाब अगर हमारे पास अच्छे तैयारे होते तो हमने ये जंग जीत लेनी थी, और ये क्योंकि एयरफोर्स के ऊपर आप पैसा खर्च नहीं कर रहे, तो इस वजह से हम मार खा रहे हैं, और अगली जो भी जंग होगी वो एयरफोर्स की बुनियाद पे होगी। तो आप हमें स्ट्रेंथन करें, आप हमें मजबूत बनाएं। तो इसके चक्कर में
जो एयरफोर्स के कहने पे मोदी साहब ने राफेल तैयारे खरीद लिए फ्रांस से, और ये लेटेस्ट तैयारा है, इसमें कोई शक नहीं कि यूरोप की तरफ से लेटेस्ट तैयारा है। और ये F-16 जैसा तो नहीं है, लेकिन उसके करीब करीब ये ज़रूर है। और इसके ऊपर वो टेक्नोलॉजी लगी जिसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसे रेडार डिटेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि अगर राफेल उड़ेगा तो जो रेडार है उसके सामने नहीं आ सकता, क्योंकि अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेता है। अब ये एक ऐसा तैयारा इन्होंने खरीद लिया, लेकिन आगे चल के मैं आपको बताता हूं इस तैयारे के साथ हुआ क्या। तो अब क्योंकि बार बार तैयारा मार खा रहा है इनसे राफेल, तो अब ये राफेल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये शूट डाउन कर ले पाकिस्तान, और अगर ये कर लिया तो हमारा जो डिफेंस है या हमारा जो ऑफेंस है वो एक्सपोज हो जाएगा, पूरी दुनिया के सामने आ जाए। साथ साथ राफेल बनाने वाली जो कंपनी है वो बड़ी परेशान है, फ्रेंच, क्योंकि उन्हें खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा तैयारा जो है वो पाकिस्तान गिरा ले, और अगर पाकिस्तान ने गिराया और एक ऐसे तैयारे के जरिए गिराया जो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया या खुद बनाया इन्होंने, तो ये हमारे लिए डूब मरने का मुकाम होगा। तो वो भी इंडिया को गाइड कर रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी ये ठुक जाए और हमें भी ठुक जाए, तो इससे बचें आप। और राफेल तैयारा जो ना, आप उसको बचाने के लिए ज़ाहिर लीमू लटकाए जा रहे हैं उसके साथ साथ, और आने वाले दिनों में जूते भी लटकाएंगे, लेकिन ये जूते काम नहीं करेंगे। उसकी वजह जो है वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या वजह। इसके साथ साथ जो इंडियन एयरलाइंस हैं सारी, बल्कि इंडिया आने वाली एयरलाइंस और इंडिया से जाने वाली एयरलाइंस जो हैं, उनको $267 लाख का नुकसान हो चुका है, और ये तकरीबन 10 दिनों के अंदर नुकसान हुआ है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है, और इस वजह से जो भी जहाज़, मुसाफिर बरदार जहाज़ जो है वो इंडिया से निकलता है या इंडिया में दाखिल होता है, तो उसे 2-2.5 घंटे 3 घंटे ज़्यादा उड़ना पड़ता है। तो इससे फ्यूल के चार्जेस में इजाफा हो गया है, और उस फ्यूल के चार्जेस और फिर उसके साथ साथ लैंडिंग का जो फैसिलिटीज़ है, टेक ऑफ की फैसिलिटीज़ है, वो इतनी महंगी हो गई हैं कि अब एयरलाइंस के लिए वहाँ पर अपने आप को बचाना मुश्किल हो गया है। साथ ही उन्होंने अपना ये बजट जो है या अपना जो इकोनॉमिक प्रेशर है उसको मुसाफिरों के ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, तो टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। और अब जो सेंट्रल एशिया जाते हैं, जो यूरोप की तरफ तैयारे जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान के से गुजरे बगैर ना वो रशियन स्टेट्स की तरफ जा सकते हैं, ना सेंट्रल एशिया की तरफ जा सकते हैं, और ना ही वो यूरोप के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो एक लंबा रूट है जो इंडिया को लेना पड़ रहा है, इंडियन तैयारों को, और उस वजह से उनके फ्यूल चार्जेस और बाकी चार्जेस जो उसके अंदर इजाफा होता जा रहा है, और पाकिस्तान इस सूरत हाल को इंजॉय कर रहा है। अब हम आते हैं इंडिया के उस अदाकार की तरफ जिसको पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, और ये एक बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ऐसे है कि एक अदाकार हैं जो तेलुगु फिल्मों के अदाकार हैं, इनका नाम विजय देवराकोंडा है, क्योंकि इनके नाम थोड़ा मुश्किल होते हैं, डिफरेंट होते हैं, हम इनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो विजय समझें आप उसे, विजय कोंडा। तो विजय जो कोंडा साहब हैं, इन्होंने एक हैदराबाद के अंदर तकरीर की थी, और इन्होंने कहा था जी पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है पहलगाम के अंदर, और ये कश्मीरियों का कसूर है। उन्होंने कहा जी कश्मीरियों का कसूर है, और ये जो मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी हैं, इन सब की एजुकेशन पे हमें तवज्जो देनी चाहिए, और इनको टाइट करना चाहिए, इनको मारना चाहिए, फेंटा लगाना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से इंडिया के अंदर अमन नहीं हो रहा। और साथ साथ उन्होंने ये कह दिया कि ये 500 साल पहले ट्राइब्स एक दूसरे के साथ लड़ते होते थे, और अब भी इंडिया के अंदर ट्राइबल जंग लड़ी जा रही है, और ये जो कश्मीरी हैं ये एक ट्राइब है, और ये जो हिंदू हैं ये दूसरे जो ट्राइब्स हैं उनके साथ ये लड़ रहे हैं, उनको ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इनकी तरफ से ये जो कमेंट थे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर होना शुरू हो गया, और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी हैं वो उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, विजय जैसे लोग, जिनकी वजह से इंडिया के अंदर पहलगाम जैसे वाकयात हो रहे हैं, और अगर इनकी जुबान बंदी ना की गई, इन्हें रोका ना गया, तो पहलगाम जैसे वाकयात और भी होंगे। तो उन्होंने कहा जी ना पाकिस्तान जिम्मेदार है ना इंडिया जिम्मेदार है, ये विजय जैसे लोग हैं जो पहलगाम जैसे वाकयात का जिम्मेदार हैं, और इनकी जुबान बंदी करें। अगर आप इनकी जुबान बंदी नहीं करते तो ये पूरे इंडिया को जला के राख कर देंगे। और उसके साथ ही फिर बहुत सारे वकला हैं, उन्होंने अदालतों में जाना शुरू कर दिया है। तो एक वकील की दरख्वास्त जो है वो अदालत ने कबूल कर ली है, और साथ ही इसको जो विजय कोंडा है उनको एक नोटिस जारी कर दिया गया। उन्होंने कहा जी आए ना आप अदालत के सामने, और इस पे विजय जो है वो खासा परेशान है, और उनकी फिल्में जो इस वक्त सिनेमा में चल रही हैं उसको एक धचका सा लग रहा है, और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वैसे तो विजय के जो अपने वकील हैं वो सब उन्हें कह रहे हैं कि भाई माफ़ी मांग के अपनी जान छुड़ाओ, इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल भी लॉन्च कर दिया है। ये 120 किलोमीटर के दूर तक जा सकता है, ज़मीन से ज़मीन तक वार करने वाला ये मिसाइल है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मिसाइल है। पाकिस्तान ने इसे आज लॉन्च कर दिया है, और ये एक्स इंडस सूरत सीरीज़ का एक हिस्सा है। एक्स इंडस से मतलब एक्सरसाइज इंडस है, पाकिस्तान ने एक्सरसाइज इंडस शुरू की हुई है, ताकि ये इंडिया को मैसेज दिया जा सके कि अगर आपने हमारे इंडस रिवर को छेड़ा तो हमारे पास ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जो आपको इंडिया में आके ठोक देंगे, और उससे फिर जो रुका हुआ पानी है उसको रिलीज़ कर देंगे।
तो इससे पहले अब्दाली 2 दिन पहले अब्दाली का तजर्बा हुआ था जो 450 किलोमीटर तक मार कर सकता है, और उसके बाद ये दूसरा मिसाइल है जो 120 किलोमीटर तक वार कर सकता है, ज़मीन से जाता है, ज़मीन के ऊपर जाके अटैक करता है। तो पाकिस्तान इस मामले में भी थोड़ा सा इंडिया से बल्कि बहुत ज़्यादा आगे है, क्योंकि हमारे पास जो मिसाइल सिस्टम है वो लेटेस्ट है और बड़ा तगड़ा है, और अगर कोई जंग हो जाती है तो पाकिस्तान की तरफ से जब ये वार किया जाएगा तो ये बड़ा खौफनाक होगा। इसके साथ साथ कोर कमांडर की तरफ आते हैं। आपको याद होगा कि एक कोर है इंडिया के अंदर जो मकबूजा कश्मीर के अंदर काम कर रही है, इसे कोर 16 कहते हैं। इसके कोर कमांडर थे सुशिंदर कुमार, और इनके बारे में खबर चल रही है कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, कि उसकी वजह यह है कि पहलगाम वाक़े के अंदर ये मकबूजा कश्मीर के लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे सके, बल्कि वहाँ पे जो सियाह थे उनको सिक्योरिटी नहीं दे सके। और उसके बाद जब इन्हें कहा गया था कि आप बॉर्डर पे जाएं और लड़ाई करें, तो उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था जी हम अगर यहाँ से निकलेंगे मकबूजा कश्मीर से तो पीछे जो सिक्योरिटी का इशू बन जाएगा, फिर पीछे से मकबूजा कश्मीर के शहरी हमें फेंटा लगाएंगे, तो कश्मीरियों के पास रहना ज़रूरी है। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या इंटरनल सिक्योरिटी कर लें या फिर जंग लड़ रहे हैं, तो मैं दो काम एक वक्त में नहीं कर सकता। तो इस पर मोदी साहब इनसे नाराज़ हो गए थे। फौरी तौर पर इनको वहाँ से रिमूव कर दिया गया था, खसूसी जहाज़ पर इनको दिल्ली बुला लिया गया था, और इनकी जगह नए कोर कमांडर वहां पे भेज दिए गए थे जिन्होंने शुरू में तकरीर की थी। तो जवान उनके सामने खड़े हो गए कि आप हमें मरवाना चाहते हैं। तो इस सुशिंदर कुमार जनरल लेफ्टिनेंट जनरल के बारे में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इस वक्त ये हिरासत में है। इंडिया की तरफ से बहरहाल इन खबरों की तरदीद की जा रही है। वहां पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारा मीडिया, वो कहते हैं जी ऐसी खबरें हैं, इसको गिरफ्तार नहीं किया गया, बस इसको रिमूव किया गया था और अब ये एक दूसरी ड्यूटी पे लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक लेफ्टिनेंट जनरल सुशिंदर कुमार किसी जगह सामने नहीं आए। अब अगर एक बंदा सामने नहीं आया तो इसका मतलब यही है कि या तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया या फिर उसे हिफाजती हिरासत में ले लिया गया। तो ये जो चीज़ है ये भी इंडिया के अंदर एक नई डिबेट क्रिएट कर रही है कि हमारे तो जर्नैल जो है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। जनाब, आज की जो अहम तरीन खबर है वो कल रात है। कल रात एक वाक़या हुआ और वो वाक़या बड़ा दिलचस्प है। फ़िरोज़पुर एक शहर है जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे है, बिल्कुल करीब है, लाहौर के बहुत करीब है फ़िरोज़पुर, बल्कि लाहौर से एक सड़क भी जाती थी फ़िरोज़पुर पाकिस्तान बनने से पहले, अब भी वो सड़क मौजूद है और जो कनेक्ट करती है इंडिया को पाकिस्तान के साथ। तो कल 9:30 बजे उसकी जो छावनी है उसकी बिजली बंद होगी, कंप्लीटली बिजली बंद होगी, ब्लैकआउट हो गया। और ये जो ब्लैकआउट हुआ उसके बाद पूरे शहर के अंदर ब्लैकआउट हो गया। लोग फौरी तौर पे अपने छतों के ऊपर आ गए और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तानी फौज आ गई है और इस वजह से बिजली बंद कर दी गई। बल्कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान ने हमारी बिजली के ऊपर अटैक किया है और छावनी की बिजली उड़ा दी है। और इसके ऊपर इतना ज़्यादा क्राइसिस वहाँ पे फ़िरोज़पुर में पैदा हुआ कि लोग परेशानी के आलम में एक दूसरे से पूछने लगे कि भाई क्या हमारे पास राशन है या नहीं है। बल्कि कुछ लोगों ने ये क्लेम किया कि लोगों ने फौरी तौर पे अंधेरे के अंदर निकल के भी दुकानों से जाकर राशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तानी फ़ौज आ जाए और हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ ना हो। तो एक खौफनाक किस्म का क्राइसिस वहाँ पर पैदा हो गया। बाद में ये पता चला कि जो इंडियन फ़ौज है उसने जानबूझ के ब्लैकआउट किया था और इस ब्लैकआउट का मकसद ये था कि अगर किसी वक्त कोई जंग की सूरत हाल हो जाती है तो किस तरह शहर का ब्लैकआउट करना है, तो वो टेस्ट कर रहे थे। अब इंडिया की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है, लेकिन बहरहाल जो शहरी हैं वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि नहीं, ये पाकिस्तान ने किया जो कुछ भी किया है। तो पाकिस्तान के बारे में खबर गर्दिश कर रही है कि उसने जो इंडिया का बिजली का निज़ाम है उसको भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, तो किसी वक्त भी पूरे इंडिया की बिजली बंद कर सकता है। तो इस टाइप की अफवाहें जो इस वक्त इंडिया के अंदर फैल रही हैं। फ़िरोज़पुर छावनी की जो का ब्लैकआउट हुआ 9:30 बजे, तो उसके बाद फौरी तौर पे एलओसी के ऊपर बड़ी खौफनाक फायरिंग शुरू हो गई और इतनी ज़्यादा फायरिंग हुई कि जो पिछले 10 दिनों के अंदर मेरा ख्याल है इससे पहले नहीं देखी गई थी। तो नकियाल सेक्टर के अंदर फायरिंग शुरू हुई, खोई रटा उसके अंदर हुई, सेक्टर के अंदर शारदा के सेक्टर के अंदर हुई, केल सेक्टर के अंदर हुई, नीलम सेक्टर के अंदर हुई और हाजी पीर सेक्टर के अंदर खौफनाक किस्म की शेलिंग स्टार्ट हो गई। पाकिस्तान ने उसका बड़ा भरपूर जवाब दिया और बहुत ज़्यादा उनके मोर्चे इंडिया के उड़ा दिए। और उसके अंदर कल रात भी इतना ज़्यादा हाई अलर्ट था कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और पाकिस्तान का ख्याल ये था कि आज रात दोबारा राफेल से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाएगा, लिहाजा पाकिस्तान एयरफोर्स सारी रात जागती रही, जीएचक्यू के अंदर सारे लोग जागते रहे और उन्होंने जो सूरत हाल थी जो एलओसी की उसके ऊपर नज़र रखी। आज की रात दोबारा सेंसिटिव है और उसकी वजह यह है कि इंडिया की बेइज्जती इतनी हुई है कि इंडिया मुझे नहीं लगता कि किसी तरह वापस आ सकेगा, किसी तरह शर्मिंदगी से चुप करके बैठ सकेगा। उसने डेफिनेटली आगे कुछ ना कुछ करना ज़रूर है और ये रीडिंग है पाकिस्तान की।
आज इसहाक डार साहब ने 29 और 30 अप्रैल का एतराफ़ किया। उन्होंने तस्लीम किया कि 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी रात इंडिया की तरफ से इन्विजन की कोशिश की गई। 4 उनके राफेल तैयारे उड़े, लेकिन फिर उसके बाद हमने जवाब दिया और उन्हें इमरजेंसी में श्रीनगर के अंदर लैंडिंग करनी पड़ गई। अब इसके अंदर 2 इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ मैं शेयर करता जाता हूँ। एक तो राफेल तैयारे जो हैं वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के तैयारे हैं और सबका ख्याल ये है, पूरी दुनिया का ख्याल ये है कि जब ये उड़ते हैं तो रेडार सिस्टम में नहीं आते, लेकिन जब ये उड़े तो पाकिस्तान को फौरी तौर पे पता चल गया कि तैयारे उड़ गए हैं, लिहाजा फौरी तौर पे हमारे तैयारे वहां पहुंच के, लिहाजा जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी थी वो बेबस होकर रह गई। इसके बाद जब ये तैयारे अपनी ही फिजा के अंदर थे, पाकिस्तानी फिजा में दाखिल नहीं हुए थे, तो 4 से 5 मिनट के लिए इनका जमीन के साथ जो ग्राउंड इनका सिस्टम है उसके साथ इनका राब्ता खत्म हो गया था। जो इंडिया के पास जो सिस्टम है उसको एवस कहते हैं, AWES, और इसका मतलब ये बनता है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये उनका ग्राउंड सिस्टम है और ये राफेल तैयारों को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन कंट्रोल इसका 4 या 5 मिनट के लिए बिल्कुल आउट हो गया था और इसके आउट होने की वजह से उनके जो इंडियन तैयारे उनको फौरी तौर पे श्रीनगर जाके एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और वो भूल गए कि हमने जंग लड़नी है या इस साइड पे पाकिस्तानी तैयारे उड़ रहे हैं। फौरी तौर पर उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की। अब उसके ऊपर रिसर्च हुई है इंडिया के अंदर, तो पता ये चला कि जो ग्राउंड सिस्टम है वो राफेल तैयारों को सपोर्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये सिस्टम पुराना है और राफेल तैयारे जो नए हैं। अब राफेल तैयारे वाली जो कंपनी है वो इंडिया को बता रही है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे जहाज़ ठीक तरीके से आपकी हिफाजत कर सकें तो फिर आपको ये जो ग्राउंड सिस्टम वो भी हमारा लेना पड़ेगा। तो इस पे इंडिया बहुत ज़्यादा परेशान है कि पुराने सिस्टम को निकाल के जब नया सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा तो उसमें टाइम भी बहुत लगेगा, पैसा भी बहुत लगेगा, और उसके साथ साथ वो पूरा सिस्टम जो होगा वो फ्रांस के पास चला जाएगा, फ्रेंच के पास चला जाएगा, और अगर फ्रेंच किसी को गड़बड़ कर देते हैं या वहाँ से ये सिस्टम जो है उसको कोई लॉग इन कर लेता है तो ये हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन जाएगा। तो वहाँ पे जो एयरफोर्स है उसके लिए बहुत बड़ा इशू बना हुआ है और इसीलिए वो तैयारे उड़ाते हुए थोड़े से परेशान होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो कंट्रोल सिस्टम है ये आउट हो जाए, और अगर कंट्रोल सिस्टम आउट हो गया तो पाकिस्तान हमें शूट डाउन कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर इंतज़ार नहीं करना। तो ये सारी सूरत हाल थी आज की जो हम आपके सामने रख चुके हैं। अब अगर यूँ ही कोई नई चीज़ सामने आती है तो मज़ीद आपके साथ हम रब्ता करेंगे, मज़ीद आपके सामने इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते जाएंगे। आखिरी खबर ये है कि पाकिस्तान ने शरह सूद में 1% मज़ीद कमी कर दी है। अब हमारी जो शरह सूद है वो 11% रह गई है, 12% से 11% हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।